नमस्कार साथियों, बेंसला क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी 2008 के पेपर के रीजनिंग के 50 प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो साथियों, पहला प्रश्न है, सभी कागज पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें दवात हैं, तो कौन सा निष्कर्ष इससे तर्कतः निकलता है। तो ये जो प्रश्न है वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, इसलिए हम पहले प्रश्न को वेन डायग्राम में बना लेते हैं। प्रश्न कह रहा है सभी कागज पुस्तकें हैं। तो सभी कागज पुस्तकें हो गए, वे सभी पुस्तकें दवात हैं। जो सभी पुस्तकें हैं वो दवात हैं। तो अब प्रश्न हल करते हैं। ऑप्शन ए है सभी कागज दवात हैं। हाँ, सभी कागज दवात हैं, क्योंकि ये दवात के अंदर आ रहे हैं पुस्तकें और पुस्तक के अंदर है कागज। अगर पुस्तकें दवात हैं तो कागज भी दवात होंगे। ऑप्शन ए निष्कर्ष सही निकलता है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, बी, कुछ कागज पुस्तकें हैं। कुछ कागज पुस्तकें हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि सभी कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें नहीं है, ये निष्कर्ष गलत। अगला प्रश्न है, कुछ कागज दवात हैं। कुछ नहीं, सारे कागज दवात हैं, इसलिए यह निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है, सभी दवात कागज हैं। सभी दवात कागज नहीं है, बल्कि कुछ दवात कागज हैं, इसलिए ये निष्कर्ष भी नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी कागज दवात हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जिला, ब्लॉक व गांव के संबंध को सही प्रकार प्रदर्शित करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये भी वेन डायग्राम का प्रश्न है, तो हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं कौन से में सही बैठता है। ए में करते हैं, तो पहले गोले को हम गांव मान लेते हैं, चलो जिला मान लेते हैं, दूसरे को ब्लॉक और तीसरे को गांव। तो ये ऑप्शन तो राइट नहीं होता है, क्योंकि जो जिला है उसी के अंदर ब्लॉक आते हैं और ब्लॉक के अंदर गांव आते हैं। तो हम इसको देखते हैं, तो ये अंदर ही अंदर का है, इसको गांव, और इससे जो ये दूसरे नंबर का है इसको ब्लॉक, और जो तीसरे नंबर का है ये जिला मान लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जो पहला अंदर का गोला है शुरू का, वो गांव को प्रदर्शित कर देगा, जो दूसरे नंबर का गोला है वो ब्लॉक को, और तीसरा है वो जिले को। तो यहाँ पर और ऑप्शन नहीं, बल्कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सजीवों, पक्षियों व निर्जीवों के मध्य संबंध का सही प्रदर्शन करता है। ये भी वेन डायग्राम का प्रश्न है। तो जो पक्षी हैं वो तो सजीवों के अंदर ही आ जाएंगे, तो बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। पक्षी आ गए सजीव के अंदर, और जो निर्जीव है वो अलग है, सजीव से अलग, तो इसका ये बन जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए में सभी गोले एक के अंदर एक गोला दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 गोले एक के अंदर है। सी, इसमें ये पक्षी सजीव को निरूपित करते हैं, पहले 2 गोले और अगला गोला निर्जीव को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आकृति में शहरी मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है। शहरी मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है। तो आकृति दे रखी है, अब आकृति में हम देखते हैं शहरी में और मेहनती, तो 12 शहरी भी है मेहनती भी है, लेकिन पूछ रहा है कि ईमानदार, साथ ही में ईमानदार व्यक्ति भी बताने हैं। तो 11 यह शहरी में भी आ रहा है, मेहनती में भी आ रहा है और ईमानदार में भी आ रहा है। तो 11 इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए 13, बी 11, सी 10 और डी 8। ऑप्शन नंबर बी में 11 है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति में मेहनती व्यक्तियों तथा अध्यापकों को जो शहरी भी हैं को दर्शाने वाली संख्या है। ए 13, बी 11, सी 12 और डी 14। तो इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं मेहनती व्यक्ति तथा अध्यापकों जो शहरी भी हैं। अब हमको वो कॉमन संख्या निकालनी है जो मेहनती में भी आ रही है, अध्यापकों में भी आ रही है और शहरी में भी आ रही है। तो देखते हैं यहाँ पर 14 शहरी में भी आ रहा है, मेहनती में भी आ रहा है और अध्यापकों में भी आ रहा है। 14 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे 15 भी तो है, लेकिन 15 ईमानदार में भी आ रहा है, इसलिए हम 15 को नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर डी 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति में मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है। मेहनती व ईमानदार, तो देखते हैं मेहनती और ईमानदार। यहाँ पर 10 ये ईमानदार में भी आ रहा है और मेहनती में भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न है, आकृति में शहरी व मेहनती व्यक्ति जो अध्यापक नहीं है को दर्शाने वाली संख्या है। शहरी व मेहनती व्यक्ति जो अध्यापक नहीं है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, हमको वो देखना है जो शहरी और मेहनती है। ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 13 और डी 11। तो देखते हैं जो शहरी और मेहनती हैं। तो यहाँ पर जो 12 है वो शहरी में भी आ रहा है और मेहनती में भी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। 12 ऐसी संख्या है जो शहरी व मेहनती व्यक्तियों को दर्शाती है जो कि अध्यापक नहीं है। अगला प्रश्न है, आकृति में मेहनती अध्यापकों को दर्शाने वाली संख्या है। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो मेहनती को और अध्यापक को डिनोट करती है। तो देखते हैं ऑप्शन ए 15, बी 14, सी 13 और डी 12। तो आकृति में देखते हैं हम वह कौन सी संख्या है जो मेहनती और अध्यापकों को दर्शाती है। तो यहाँ पर 13 ऐसी संख्या है जो अध्यापकों और मेहनती को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और साथियों, अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो बेंचला क्लासेज को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर दें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन निष्कर्ष से। तो कथन है, शहरों की बजाय गांवों का विकास अधिक आवश्यक है। शहरों की बजाय गांवों का विकास अधिक आवश्यक है। निष्कर्ष,
शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, गांवों का विकास होने से देश का विकास होगा। तो निष्कर्ष 1, शहरों का विकास आवश्यक नहीं है। कथन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि शहरों का विकास आवश्यक नहीं, उसमें कथन में दिया है शहरों की बजाय गांवों का विकास अधिक आवश्यक है, यानी कि शहरों का भी विकास आवश्यक है लेकिन गांवों का विकास है वो अधिक आवश्यक है। तो निष्कर्ष ये यहाँ से नहीं निकलता है। दूसरा निष्कर्ष है गांवों का विकास होने से देश का विकास होगा। बिल्कुल सही बात, गांवों का विकास होने से देश का विकास होगा। तो यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष 2 निकलता है। वो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत, नहीं दोनों गलत नहीं है, पहला गलत है और दूसरा सही। निष्कर्ष 1 सही, नहीं निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही, नहीं निष्कर्ष 2 सही है, 1 गलत है। और ऑप्शन नंबर डी निष्कर्ष 2 सही, हाँ ये बिल्कुल राइट है, निष्कर्ष 2 सही, गांवों का विकास होने से देश का विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का ही है, शिक्षा के निजीकरण के लाभ व हानियां दोनों हैं। कथन दिया गया है शिक्षा के निजीकरण के लाभ व हानियां दोनों हैं। निष्कर्ष 1, शिक्षा का निजीकरण हानिकारक ही होगा, नहीं कथन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया है कि शिक्षा का निजीकरण हानिकारक ही होगा, बल्कि कथन में दिया गया है कि निजीकरण के अपने लाभ और अपनी हानियां दोनों हैं। तो निष्कर्ष 1 गलत। निष्कर्ष 2 है शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा दी जानी चाहिए, नहीं कथन में यह भी नहीं दिया गया है कि शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा दी जानी चाहिए। तो ये निष्कर्ष भी गलत है, क्योंकि शिक्षा निजी हाथों से भी बहुत अच्छी दी जाती है, निजी विद्यालय भी बहुत अच्छा अध्ययन करवाते हैं। तो दोनों कथन गलत हैं। तो देखते हैं ऑप्शन ए निष्कर्ष 1 सही, नहीं गलत। निष्कर्ष 2 सही, यह ऑप्शन भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निष्कर्ष 1 व दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल जीवन का आधार है इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। कथन है जल जीवन का आधार है इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। निष्कर्ष 1, कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं, बिल्कुल सही, तभी तो ये कथन कहा गया है कि जल जीवन का आधार है इसलिए इसे बचाना चाहिए। बचाने की बात तभी कही जाती है जब हम किसी चीज को बर्बाद कर रहे हो, इसलिए निष्कर्ष 1 सही है, कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं। निष्कर्ष 2, भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल के महत्व को समझना होगा, बिल्कुल सही बात है। कथन में दिया गया है कि जल जीवन का आधार है इसलिए इसे हमें बचाना चाहिए। अगर हम जल को बचाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, वरना हमें पानी की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए निष्कर्ष 2 सही, नहीं दोनों सही हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी निष्कर्ष 1 सही, ये भी नहीं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कठिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। कथन है कठिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष 1, मनुष्य अपने कड़वे अनुभवों से सीखता है, बिल्कुल सही बात, मनुष्य अपने कड़े अनुभवों से ही सीखता है। निष्कर्ष 2, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, बिल्कुल सही, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, क्योंकि कथन में दिया है कठिन परिस्थितियां, यानी कि कठिन परिस्थितियां कभी सरल भी होंगी, इसलिए परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस को। ए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत, नहीं 1 और 2 दोनों सही।
बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कथन है एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। कथन में दिया गया है कि एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। निष्कर्ष एक, अध्यापक कभी अच्छे इंसान नहीं होते। नहीं, ये कथन में कहीं भी नहीं दिया गया है कि अध्यापक कभी अच्छे इंसान नहीं होता। कथन में दिया गया है कि एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। निष्कर्ष एक गलत। निष्कर्ष दो को देखते हैं। निष्कर्ष दो है, अध्यापक समाज का ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सही, अध्यापक समाज का ध्यान रखते हैं, क्योंकि कथन में दिया है एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है, और अच्छा इंसान वही होता है जो अपने समाज का ध्यान रखता है। निष्कर्ष दो यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही। नहीं, बी, निष्कर्ष दो सही। हाँ, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पेन ये प्रश्न है, पेंटिंग ब्रश, यानी कि जिस प्रकार ब्रश पेंटिंग से संबंधित है उसी प्रकार स्केच से क्या संबंधित होगा। तो ब्रश से पेंटिंग बनाई जाती है, और जो स्केच है उसको बनाने के लिए हम पेंसिल का यूज करते हैं, रबर का यूज नहीं करते, कागज का करते हैं। लेकिन जो उसको बनाता है, जिससे हम लिखते हैं, जैसे पेंटिंग में ब्रश से हम पेंट करते हैं, उसी प्रकार स्केच में हम पेंसिल से ही रेखाएं बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विद्यालय और छात्र, यानी कि जिस प्रकार विद्यालय से छात्र संबंधित हैं उसी प्रकार वन से क्या संबंधित होगा। ए वृक्ष, बी घास, सी लकड़ी और डी हरियाली। तो साथियों, जिस प्रकार छात्र विद्यालय की इकाई होती है उसी प्रकार वन की इकाई होते हैं वृक्ष। छात्रों से ही विद्यालय होता है और वृक्षों से ही वन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चिकित्सक औषधि, इस प्रकार चिकित्सक औषधि से और औषधि चिकित्सक से संबंधित है उसी प्रकार अध्यापक से क्या संबंधित होगा। तो चिकित्सक है वो मरीज को औषधि प्रदान करता है। क्या औषधि प्रदान, और जो अध्यापक है वो छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, राज्य राज्यपाल, जिस प्रकार राज्य से राज्यपाल संबंधित है उसी प्रकार देश से कौन संबंधित होगा। ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी मंत्री, सी राष्ट्रपति और डी प्रधानमंत्री। तो जो राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसी प्रकार देश का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पशु गधा, तो सरीसृप क्या, मतलब जिस प्रकार गधा पशु वर्ग से संबंधित है उसी प्रकार सरीसृप वर्ग से निम्न में से कौन सा संबंधित होगा। ऑप्शन ए मछली, बी मेंढक, सी केंचुआ और डी सांप। तो जो सरीसृप वर्ग है उससे सांप संबंधित होगा, क्योंकि मेंढक सरीसृप वर्ग में नहीं आता, ये उभयचर है। मछली ये जलचर, केंचुआ भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सांप, यह सरीसृप वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, आगे कंबाइंड प्रश्न है 1923 से 23 के लिए। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को पढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब निर्देशों को देखते हैं। पहला निर्देश है, 6 मित्र, कितने 6 मित्र हैं, राम, रहीम,
जॉर्ज, श्याम, यश व विक्रम एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। साथ ही ये प्रश्न बैठक व्यवस्था का प्रश्न है। वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने? 6 मित्र हैं। तो हम पहले इनको 6 को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब आगे निर्देशों को देखते हैं। विक्रम राम तथा श्याम के बीच में बैठा है। अगला निर्देश है रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है। अगला निर्देश है जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। अगला निर्देश है राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से दूसरे निर्देश से। विक्रम राम तथा श्याम के बीच में बैठा है। मान लेते हैं कि विक्रम यहाँ बैठा है, विक्रम यहाँ बैठा है और यह बैठा है राम और श्याम के बीच में, लेकिन हमको पता नहीं है कि राम यहाँ आएगा या यहाँ। तो अगले निर्देश हम 5 को देखते हैं। 5 में दिया गया है कि राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है। तो हम बात करें दाएं की तो इस ओर चलेंगे, इस ओर चलेंगे यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये इन सभी का दायां हिस्सा होगा, दायां हाथ होगा, क्योंकि ये सभी के जो चेहरे हैं वो वृत्त के केंद्र की ओर है, यानी कि वृत्ताकार घेरे के अंदर की ओर है। इसलिए जो इनका दायां होगा वो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होगा। तो विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है राम, तो यहाँ पर हम राम को बैठा देते हैं। और फिर एक श्याम, राम और श्याम के बीच में विक्रम बैठा है, तो क्लियर है यहाँ पर आ जाएगा श्याम। आगे 2 निर्देश और हैं, ये 2 निर्देश तो हो गए। अगला है रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि रहीम कहाँ बैठेगा और जॉर्ज कहाँ। तो अगले निर्देश को देखते हैं। जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। तो अब यहाँ पर ये 3 ही रहे, तो बीच में बैठा है जॉर्ज, तो जॉर्ज को हम यहाँ बैठा देते हैं। जॉर्ज यहाँ हो गया। अब देखते हैं अगला निर्देश है, ये बचा है रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है। रहीम जॉर्ज के तुरंत, तो बाएं की बात करें तो बायां होगा इनका सुई, घड़ी की सुई की दिशा में। तो जॉर्ज के बाएं बैठा है कौन? रहीम, तो यहाँ पर हो जाएगा रहीम। और जॉर्ज बचा कौन? यश, तो यश जॉर्ज के दाएं हो जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ पर इनका चित्र बना लिया है, बैठक व्यवस्था बना ली है। अब आगे प्रश्नों को हल करते हैं। तो 19वां प्रश्न है, ये हमने स्लाइड लगा दी है, साथ ही में इसमें चित्र को देखते हैं और साथ ही प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो 19वां प्रश्न है जॉर्ज के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? ए राम, बी श्याम, सी यश और डी रहीम। तो हम चित्र को देखकर बता सकते हैं कि जॉर्ज के दाएं, दायां होगा इस साइड, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो जॉर्ज के जो दाएं है वो बैठा है कौन? यश। ऑप्शन नंबर सी, यश यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 19वें में सी राइट हो जाएगा। 20वां प्रश्न है यश के दाईं तरफ कौन बैठा है? ए विक्रम, बी जॉर्ज, सी श्याम और डी रहीम। तो हम चित्र को देख करके आसानी से बता सकते हैं कि यश की दाएं तरफ कौन बैठा है। तो इधर चलेंगे तो दायां, तो यश के दाएं बैठा है कौन? श्याम। तो ऑप्शन नंबर सी, श्याम यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विक्रम और रहीम के बीच में कौन बैठा है? ए राम, बी श्याम, सी यश और डी जॉर्ज। विक्रम और रहीम के बीच में, विक्रम और रहीम के बीच में, तो हम चित्र को देख के आसानी से बता सकते हैं कि विक्रम और रहीम के बीच में बैठा है कौन? राम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राम। अगला प्रश्न है श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है? ए राम, बी रहीम, सी विक्रम और डी यश। प्रश्न में पूछा गया है
श्याम और जॉर्ज के बीच में, श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है? तो हम चित्र को देख के आसानी से बता सकते हैं श्याम और जॉर्ज के बीच में बैठा है कौन? यस। ऑप्शन नंबर डी यस यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी यस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों 23वां प्रश्न है, रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है? ए यस, बी राम, सी श्याम और डी जॉर्ज। तुरंत बाएं पूछ रहा है तो बायां होगा यूं चलेंगे जब, यानी घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखते हैं रहीम के तुरंत बाएं, तो रहीम के तुरंत बाएं बैठा है राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 24 से 28, ये कंबाइंड प्रश्न है तो इनके लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी दृष्टि से समानता रखते हैं, चौथा उनसे भिन्न है। विजातीय शब्द छांटिए। 24 है ऑप्शन ए है तेरह ताली, बी गरबा, सी कथक और डी घूमर। तो इनमें से हमको विजातीय छांटना है। तो साथियों जो तेरह ताली नृत्य है ये राजस्थान में किया जाता है, कथक भी राजस्थान में किया जाता है और घूमर भी राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ये तीनों तो राजस्थान से संबंधित है, इनमें एक समानता हुई। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है गरबा, ये किया जाता है गुजरात में, तो विजातीय होगा बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, गरबा। 24 में हो गया बी। अगला प्रश्न है आकाश पाताल, बी जलवायु और ठंडा, सी तेज और मंद और डी दिन और रात। तो साथियों हम देख सकते हैं जैसा कि इसमें आकाश का जो विलोम है वो है पाताल और तेज का जो विलोम है वह है मंद और दिन का विलोम है रात। ये तीनों आपस में विलोम युग्म हैं। लेकिन जो जलवायु है ये ठंडा जलवायु का एक प्रकार है, ये इसका विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसमें भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी जलवायु और ठंडा। अगला प्रश्न है समुद्र, ए समुद्र, बी चंद्रमा, सी पृथ्वी और डी सूर्य। तो साथियों इनमें हम देख सकते हैं चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इनकी ये ग्रह उपग्रह हैं और इनकी आकृति लगभग गोलाकार है। लेकिन जो समुद्र है ये इन तीनों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विजातीय है। तो समुद्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान, बी भूगोल, सी जीव विज्ञान और डी इतिहास। तो इनमें से हमको विजातीय निकालना है। तो साथियों जैसा हम देख सकते हैं राजनीतिक विज्ञान हमको मनुष्य के जीवन में जो राजनीतिक क्रियाएं हैं उनके बारे में जानकारी देता है। भूगोल आसपास के जो परिवेश है, हमारा देश दुनिया में जो भौगोलिक स्थिति उसकी जानकारी देता है। और जो इतिहास है मनुष्य के प्राचीन जो अतीत में उसने कुछ किया उसकी जानकारी देता है। यानी कि ये तीनों विषय मनुष्य के बाहरी विषय हैं, यानी कि मनुष्य के शरीर के बाहर के विषय हैं जो आसपास के वातावरण, परिवेश और उसके अतीत की जानकारी देते हैं। लेकिन जो जीव विज्ञान है ये मनुष्य के शरीर की ही जानकारी देता है। जीव विज्ञान में हमको मनुष्य की जीवन के जो मनुष्य के शरीर के अंग हैं उनकी जानकारी मिलती है, तो पशु पक्षियों सभी की जानकारी इसी में मिलती है। तो जीव विज्ञान यहाँ विजाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर और डी नागपुर। इनमें से हमको विजातीय छांटना है। तो उदयपुर, भरतपुर और जोधपुर ये राजस्थान के जिले हैं। ये तीनों में एक समानता है, ये तीनों राजस्थान के जिले हैं, लेकिन नागपुर राजस्थान का जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में
7 जोड़ने व 5 घटाने पर प्राप्त संख्या है। ऑप्शन ए 104, बी 101, सी 100 और डी 102। तो करते हैं इस प्रश्न को हल। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी क्या? 99 में 7 जोड़ने, तो 99 में 7 जोड़ा तो ये हो गया कितना? 106। फिर कह रहा है वे 5 घटाने पर, तो इसमें से 106 में से 5 घटाया तो ये रह गया 101। प्राप्त संख्या कौन सी है? तो 101 प्राप्त संख्या है। कौन सी? 101। देखते हैं ऑप्शन में ए 104, बी 100। तो ऑप्शन नंबर बी 101 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 74 व 94 के बीच की संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या है। 74 व 94 के बीच की संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या है। ऑप्शन ए 84, बी 85, सी 89 और डी 86। तो पहले तो 74 व 94 के बीच की संख्या निकालते हैं। वैसे तो हम इसको सीधा से निकाल सकते हैं 84 है, लेकिन जैसे ज्यादा अंतर दिया है हमको निकालने में दिक्कत होती है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो दोनों संख्या प्रथम पद और अंतिम पद, इन दोनों को जोड़ करके 2 से विभाजित कर देते हैं, तो इनके जो मध्य की संख्या है वो निकल आती है 74 और 94। तो इनको जोड़ते हैं 4 4 8 9 7, तो 168/2 ये हो जाएगा 2 8 16, 2 4 8, 84। पूछ रहा है बीच की संख्या के तुरंत बाद वाली संख्या, तो 84 के तुरंत बाद संख्या है वो आएगी 85। ऑप्शन नंबर बी 85 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण आरंभ से 17वें स्थान पर तथा अंत से 10वें स्थान पर है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण आरंभ से 17वें स्थान पर तथा अंत से 10वें स्थान पर है? ऑप्शन ए पी, बी क्यू और सी आर और डी है एस। तो हम देखते हैं कि कौन सा वर्ण आरंभ से 17वें स्थान पर है। तो साथियों जैसा कि हम जानते हैं ए है 1 पर, ई है 5 पर और जे है 10 पर और ओ है 15 पर। तो पूछ रहा है 17वें स्थान पर, तो ओ के बाद 2 देखते हैं, ओ के बाद पी, पी का हो जाएगा 16 और क्यू का हो जाएगा 17, क्यू का हो जाएगा 17 है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा बी क्यू। अब हम इसको कहते हैं अंत से 10वें स्थान पर, तो देख लो जेड हो जाएगा 26, वाई 25, एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर यू, फिर टी, फिर एस, फिर आर और क्यू। तो इसको गिनते हैं उल्टी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10वें स्थान पर आ रहा है क्यू, क्यू ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। श्रृंखला दे रखी है 50 49 47 44 40 खाली स्थान 29 22। और हमको देखना है जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं ए 36, बी 34, सी 41 और डी 35। तो जो ये श्रृंखला दे रखी है इसमें एक खास संबंध है सभी अंकों में आपस में। तो देखते हैं 50 और 49 में संबंध है कि ये -1 हो गया, 50 में से 1 घटा। फिर 49 47 में देखते हैं -2, 2 घटे। फिर है 47 44 में अंतर मतलब 3 का, तो -3। फिर हुआ -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। तो
40 में से हम 5 घटाते हैं, आएगा 35। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 35। 35 में से घटाएंगे -6 करेंगे, 35 में से आ जाएगा 29। फिर 29 में से -7 करेंगे तो आ जाएगा 22। 35 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान भरिए। श्रृंखला दे रखी ए, जी, एल, पी, एस, फिर खाली स्थान। ऑप्शन दे रखे हैं यू, बी, सी, यू, बी और सी में आर, डी में टी। तो देखते हैं कि श्रृंखला में आपस में क्या संबंध बन रहा है। तो साथियों, जैसा कि हम देख सकते हैं, ए में और जी में अंतर है 6 का। ए में +6 किया, फिर जी आया। फिर जी और एल में अंतर है 5 का। जी से अगला 5 नंबर पे है एल। फिर एल और पी में है 4 का अंतर। एल की जो क्रमांक है उसमें 4 जोड़ा है तो पी का क्रमांक आ जाएगा। फिर पी में और एस में है 3 का अंतर। पी का क्रमांक है 16, तो उसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19 पे एस। फिर एस में अब 3 है, तो यहाँ पर एस में हमको जोड़ना होगा कितना, 2। तो एस के बाद 2, एस के बाद टी, फिर टी के बाद होगा यू, यानी कि एस से +2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यू यहाँ पर आ जाएगा यू। 33 में ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ए और बी 2 भाई हैं, सी ए की बहन है, डी बी की बेटी है, तो सी और डी का संबंध है। ऑप्शन ए माँ बेटी, बी बहनें, सी चचेरे भाई बहन और डी बुआ भतीजी। तो साथियों, ये रक्त संबंध टॉपिक से प्रश्न है, तो पहले हम इसको इनका संबंध बना लेते हैं। ए और बी 2 भाई हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। सी ए की बहन है। कौन, सी ए की बहन है। अगर सी ए की बहन है तो वो बी की भी बहन होगी, सही है। फिर है डी बी की बेटी है। डी बी की बेटी है। बी की बेटी कौन है, डी। अगर यह बी की बेटी है तो ये सी की क्या होगी, भतीजी। तो प्रश्न पूछ रहा है सी और डी का संबंध है। तो जब बी डी का पिता है तो बी की बहन है सी, तो पिता की बहन होगी बुआ। तो सी और डी का संबंध हो जाएगा बुआ भतीजी का संबंध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक समय एक घड़ी में 8:45 बजे हैं। दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब देखकर घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। ऑप्शन ए 3:15, बी 3:20, सी 9:15 और डी 7:45। तो साथियों, इसका सीधा सा एक सूत्र है दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालने का, कि हम जो दिया गया है उस समय को 23:60 में से माइनस कर देंगे। तो करते हैं माइनस। 60 में से 45 गया तो 15 है, और 23 में से 8 गया तो देखते हैं 13, 8, 5, 15:15। लेकिन ऑप्शन में 12 बजे से कम का समय, तो हम इसमें से 12 माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया 3:15, यानी कि 3:15 हमको घड़ी में समय दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 3:15। अगला प्रश्न है, मोहन 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चला। मोहन अब अपने चलने के स्थान से कितने दूर है।
ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर और डी 14 किलोमीटर। ये दिशा परीक्षण का सवाल है, तो चलो हल करते हैं। मोहन मान लो कि इस बिंदु पर है, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो पहले हम दिशा बना लेते हैं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम। पूर्व की ओर चला 6 किलोमीटर, ये लोग पूर्व की ओर चला दिया हमने इसको, मोहन को कितना, 6 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ा और चला 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ये यहाँ पर चल लिया। फिर है कि मोहन अब अपने चलने के स्थान से कितने दूर है, तो हमको इन दोनों के बीच की जो सीधी दूरी है वो निकालनी है। ये कितने किलोमीटर की है, तो इसमें ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय में जो सूत्र दिया गया है उसको लगा के हम इसकी दूरी को निकाल लेते हैं। ये माना x किलोमीटर की दूरी है, तो ये हो जाएगा x बराबर √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो हल करते हैं, 6 का वर्ग होगा 36, 8 का 64, x बराबर √100 और 100 का वर्गमूल होगा 10। यानी कि जो मोहन की अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी है ये होगी 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के 15 अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं तो दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा? ए जी, बी, आई, सी, एच और ऑप्शन डी टी। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला के प्रारंभ के 15 अक्षरों के स्थान उलट दिए जाएं, ये पहला और 15 नंबर पे ओ, तो इन दोनों के जो स्थान पलट दिए जाएं, यानी कि ओ तो आएगा ए की जगह, ए जाएगा ओ की तरफ, यानी कि इनका जो क्रम है वो उल्टा हो जाएगा, ओ एन एम, इस प्रकार से। तो दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है हम उसी प्रकार इसको लिख लेते हैं। तो यहां से क्रम शुरू करते, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ओ। ये तो हमने इनका अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के 15 अक्षरों का स्थान उलट दिया है। फिर यहाँ के बाद ओ के बाद जैसे हैं वो लिखना है, पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो दाईं ओर होगी इधर से यूं, यह दायां से रहा, तो दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो चलिए गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां आई 20वें नंबर पर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में भारत को BHARAT को DJCTCB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में COUNTRY को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें ये डिकोडिंग कोडिंग का सवाल है। तो हम पहले तो भारत और ये जो DJCTCB लिखा है इसके बाद संबंध को जान लेते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध है। उसी प्रकार से हम फिर कंट्री का संबंध बनाएंगे और फिर हल करेंगे। तो साथियों लिख लेते हैं, BHARAT और ये है क्या DJCTCB
सी, टी, सी और वी। तो बी में +2 करेंगे तो आएगा डी, एच के में +2 करेंगे तो जे, ए में +2 करेंगे तो सी, आर में 2 प्लस करेंगे टी, ए में 2 प्लस करेंगे सी और टी में 2 प्लस करेंगे तो बी। इनमें संबंध बन रहा है कि जो ये अक्षर है उनसे अगले 2 पर जो अक्षर आएगा वही उत्तर होगा। तो बनाते हैं चलो कंट्री का भी, COUNTRY। तो सी से अगला दूसरे नंबर पर अक्षर होगा कौन, सी के बाद डी फिर ई और ओ के बाद पी फिर क्यू, यू के बाद डब्ल्यू, एन के बाद ओ और फिर पी, टी के बाद यू और बी होगा, आर के बाद अगला 2 अक्षर है टी और बाई के बाद जेड और फिर जेड के बाद आ जाएगा ए। देखते हैं किस ऑप्शन में है, EQWPV TA। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ई है, क्यू है, डब्ल्यू है, पी है, बी है लेकिन टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। पी को देखते हैं, ई है, क्यू है, डब्ल्यू है, पी है, बी है और टी है तथा ए भी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देख लो सी में और डी में ये कहीं भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला दे रखी है हमको यहाँ पर, ए फिर खाली स्थान सी, ए इस प्रकार से। तो इसमें से जो खाली स्थान है इनको पूरा भरना है, तो इनमें एक स्पेशल संबंध होगा। उसी प्रकार से देखते हैं, तो हम देख सकते हैं श्रृंखला से कि सी के बाद आ रहा है क्या, ए, और सी के बाद आ रहा है ए और बी के बाद आ रहा है सी, बी के बाद आ रहा है सी। अब इसी प्रकार हम इनको करते हैं, चलो सी के बाद क्या है, सी के बाद है ए, यहाँ लिखते हैं ए, और सी के बाद यहाँ भी लिखते हैं ए, बी के बाद लिखते हैं क्या, सी। तो हम देख सकते हैं कि ए के बाद क्या आ रहा है, बी, ए के बाद आ रहा है बी, तो यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ ए के बाद यहाँ भी लिख देंगे बी। तो जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा बी, बी, ए, सी। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी है, फिर बी है, ए है, लेकिन इसमें फिर बी है, ये नहीं होगा। बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में बी है, फिर बी है, ए है, उसके बाद ए है और सी भी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक पद गलत दिया गया है, यह पद है। श्रृंखला दी गई है 4 फिर 9, 20, 43, 89, 125। इसमें कोई पद है वो गलत है, तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से श्रृंखला बनी हुई है। 4 के बाद है 9 और 9 के बाद 20। तो हम जैसा कि देख सकते हैं 4 को गुणा करते हैं 2 से, फिर प्लस 1 करते हैं, 4 दूनी 8 और प्लस 1 हो गया 9, और 9 को गुणा करते हैं 2 से, फिर उसमें करते हैं प्लस 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 2 से गुणा करके एक बढ़ती संख्या जोड़नी है। तो फिर 20 को गुणा करेंगे 2 से और जोड़ देंगे कितना, 3, 20 दूना 40, 3 43। अब 43 को फिर 2 से गुणा करेंगे और जोड़ देंगे 4, तो 43 दूना 86 प्लस 4, 86 और 4 होगा 90, और फिर 90 को गुणा करेंगे 2 से और फिर जोड़ देंगे 5, 180 प्लस 5 मतलब 185। ये श्रृंखला है 9, 20, 43, 90।
लेकिन जो श्रृंखला हमें प्रश्न में दी गई है उसमें 4, 9, 20, 43 और 89 तक ठीक है, 43 तक ठीक है, लेकिन जो ये 89 है ये गलत है, इसके स्थान पर आएगा 90। तो प्रश्न पूछा है एक पद गलत दिया है, वह पद कौन सा है? देखते हैं। ऑप्शन ए 185 बिल्कुल 185 है, बी 43 है, 20 भी है, लेकिन 89 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 90। तो गलत पद निकालना है तो ऑप्शन नंबर डी 89 इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर बीएसटीसी 2022 के और पीटीईटी 2022 के लिए स्पेशल क्लासें जल्दी लाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, रानी व पुष्पा कैरम खेलती हैं, अंजू, मंजू व पुष्पा शतरंज खेलती हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन शतरंज नहीं खेलती है? तो देखते हैं कैरम कौन खेलता है। कैरम खेलती है कौन? रानी और पुष्पा। फिर एक शतरंज, शतरंज कौन खेलता है? अंजू, मंजू और पुष्पा ये शतरंज खेलती हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है शतरंज कौन नहीं खेलता है? ऑप्शन नंबर ए मंजू, तो मंजू शतरंज खेलती है। ऑप्शन नंबर बी रानी, रानी शतरंज नहीं खेलती, वो कैरम खेलती है। सी अंजू शतरंज खेलती है। डी पुष्पा भी शतरंज खेलती है, लेकिन जो रानी है वह शतरंज नहीं खेलती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रानी। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में राज आगे से 17वें और पीछे से 24वें स्थान पर है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? ऑप्शन ए 42, बी 41, सी 39 और डी 40। माना कि ये कोई पंक्ति है यहां से यहां तक, तो यहाँ पर जो राज का स्थान है आगे से 17वां, ये कौन है? राज। और पीछे से है 24वां। तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो हम इधर से यहां तक है 17 और यहां से और यहां तक है 24। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल छात्र निकल आए। लेकिन जो ये राज है दोनों बार आ रहा है, इसलिए हम इसको एक ही बार जोड़ेंगे, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ के 17 और 24 को जोड़ के एक को घटा देंगे। तो चलो जोड़ते हैं 17 और 24 को। 17 और 24 हो जाएगा 41, लेकिन जो राज है दोनों साइड से आया है तो इसे एक घटा देंगे 40। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी 40। ऑप्शन नंबर डी 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से आज 4 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? ऑप्शन ए 90, बी 96, सी 84 और डी 88। यानी कि कुल हैं 40 विद्यार्थी, 40 हो गए कितने? 100%। 100% है 40। 4 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, यानी कि आज कितने हैं? 36। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित हैं? 40 में से 4 नहीं आए हैं, कितने आज आए? 36। तो इनका उपस्थिति प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 36 आए हैं कितनों में से? 40 में इंटू 100, ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। तो निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 36 में 4 का गया 9 बार भाग, तो 9 इंटू 10 हुआ 90, यानी कि 90% छात्र आज कक्षा में आए हैं। ऑप्शन नंबर ए 90 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम मोहन से बड़ा है, श्याम राम से बड़ा है, कमल मोहन तथा श्याम से बड़ा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो चलिए इनको क्रम से जमा लेते हैं। राम मोहन से बड़ा है,
यानी कि मोहन छोटा है और राम बड़ा है, ये नीचे है और ये बढ़ते हुए क्रम में। राम बड़ा है मोहन से, हो गया। फिर आगे श्याम राम से बड़ा है, राम से बड़ा कौन है? श्याम। फिर है कमल मोहन तथा श्याम से बड़ा है, कमल मोहन और श्याम से है तो ये आ जाएगा यहाँ, कमल मोहन और श्याम से। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन है? मोहन, श्याम, कमल और राम। तो हम जो ये हमने बनाया है क्रम, इससे देख के हम बता सकते हैं सबसे छोटा है मोहन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाए, मोहन सबसे छोटा। अगला प्रश्न है, कल के पहले का दिन रविवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा? यानी कि कल के पहले का दिन, कल के पहले का दिन यानी कि बीता परसों, बीता परसों क्या था? रविवार, रविवार। तो कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन क्या हो जाएगा? आज, कल के बाद का दिन हो जाए आज। तो बीते परसों को बार था रविवार, और कल क्या हो जाए रविवार के बाद? सोमवार। तो आज क्या होगा? मंगलवार। तो देखते हैं ऑप्शन ए शुक्रवार, बी बुधवार, सी बृहस्पतिवार और डी मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी मंगलवार यहाँ पर सही हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मोहन की बहन के ससुर के इकलौते पुत्र व मोहन के पिता में क्या संबंध है? तो ये रक्त परीक्षण, रक्त संबंध का प्रश्न है। देखते हैं, मोहन की बहन यानी कि मोहन, और यह है मोहन की बहन के ससुर, बहन का ससुर मान लो ये कोई है, ये है मोहन की बहन का ससुर के इकलौते पुत्र। तो मोहन की बहन के ससुर के जो इकलौते पुत्र हैं ये हो जाएंगे इसके मोहन की बहन के पति, मोहन की बहन के हो जाएंगे ये पति। तो प्रश्न पूछ रहा है मोहन के पिता और मोहन की बहन के पति में क्या संबंध है? इनका जो पिता है इसमें और इसमें क्या संबंध है? तो जब ये मोहन का पिता है तो मोहन की बहन का भी पिता ही होगा। और पिता की जो पुत्री होती है उसका जो पति होता है वो होता है उसका दामाद। तो इनमें इकलौते पुत्र मोहन की बहन के ससुर के इकलौते पुत्र यानी कि मोहन की बहन के पति और मोहन के पिता में संबंध हो जाएगा दामाद ससुर का। किसका? दामाद और ससुर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीप्ति ने कहा मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। गीता मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो उसका गीता से क्या संबंध है? किसने? दीप्ति ने कहा, दीप्ति ने कहा कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री। तो दीप्ति के दादाजी है, माना कि एक्स दीप्ति के दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब जेड उसका पुत्र है। किसका? दीप्ति के दादाजी का एकमात्र पुत्र की पुत्री। तो जो इसकी पुत्री है कौन? गीता। तो जब दीप्ति का जो दादाजी है उसका एकमात्र पुत्र है जेड, यानी कि दीप्ति का पिता कौन है? जेड, और गीता का भी पिता कौन है? जेड। तो ये हो जाएंगी आपस में बहनें, और वो भी सगी बहनें। कैसी? सगी बहनें। तो ऑप्शन नंबर बी गीता की बहन। दीप्ति से गीता का क्या संबंध है? तो दीप्ति हो जाएगी गीता की बहन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के एल एम डॉक्टर हैं, के एम एन इंजीनियर हैं, एम एन ओ वकील हैं, के एल एन ओ ईमानदार है। तो डॉक्टर, इंजीनियर और ईमानदार कौन है?
तो हल करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? के एल और एम, तो डॉक्टर हो गए के एल एम। फिर है कि इंजीनियर, तो इंजीनियर कौन है? के एम एन, ये होगा इंजीनियर। फिर है एम एन ओ, ये है कौन? वकील, वकील। और फिर है ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार कौन है? के एल एन और ओ, ये ईमानदार है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर और ईमानदार कौन है? तो हमको डॉक्टर, इंजीनियर और ईमानदार में कॉमन देखना है कि डॉक्टर में भी है, इंजीनियर में भी है और ईमानदार में भी, लेकिन एल डॉक्टर में है लेकिन इंजीनियर में नहीं है, और एम डॉक्टर में है, इंजीनियर में है लेकिन ईमानदार में नहीं है। लेकिन जो के है ये तीनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर बी के होगा इसका राइट आंसर। के डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और ईमानदार भी है। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों, मनु सूर्यास्त के समय सीधा खड़ा होकर उसे देख रहा है। यानी कि मनु नाम का कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जो कि सूर्यास्त को देख रहा है खड़ा होकर। तो बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो हम देखो दिशा बनाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो जो सूर्य है उदय होता है वो होता है पूरब दिशा से, और वो जो अस्त होता है सूर्य अस्त वो होता है पश्चिम दिशा में। तो जो मनु है वो सूर्यास्त को देख रहा है, यानी कि उसका मुंह है पश्चिम दिशा की ओर। मनु का मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की ओर। तो उसका जो दाहिना हाथ है वो किधर होगा? तो जब मनु पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसका बायां हाथ हो जाएगा दक्षिण की ओर। कौन सा? बायां हाथ। और जो उसका दायां हाथ होगा वो होगा उत्तर की ओर। तो प्रश्न पूछ रहा है दाहिना हाथ किस ओर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर की ओर। अगला और लास्ट प्रश्न है साथियों इस क्लास का, सभी व्यक्ति ईश्वर हैं। यदि यह सत्य तर्क वाक्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सत्य है? सभी व्यक्ति, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं वो क्या है? ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। तो देखते हैं प्रश्न में, ऑप्शन ए, कुछ व्यक्ति ईश्वर हैं। नहीं, सभी व्यक्ति ईश्वर हैं, कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि सारे व्यक्ति हैं जो ईश्वरी हैं। और सी, यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है, ये सही है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? ईश्वर है। और डी, कुछ व्यक्ति ईश्वर नहीं है, ये भी गलत है, सारे व्यक्ति ही ईश्वर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, यदि कोई व्यक्ति है तो वो है ईश्वर है। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपको आज क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लास और सभी सूचनाओं की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तथा अगर आपको इस जो आज हमने ये हल किया है इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो जा करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तथा इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।